Hello everyone, myself Rakhi Meti, Assistant Professor, Department of Chemistry, JDB Girls College, कोटा। BSc पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उष्मागतिकी सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। लास्ट मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पढ़ाया था। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स है क्या उसके बारे में आज हम देखते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम यद्यपि अपने में परिपूर्ण है परंतु फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं। फर्स्ट जो लॉ था आपका उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स सेकंड दिया गया। पहली कमी थी उष्मागतिकी का प्रथम नियम तंत्र द्वारा अवशोषित उष्मा तथा किए गए कार्य में संबंध बताता है परंतु उष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता है। प्रथम नियम के अनुसार किसी विलगी तंत्र की अवस्था परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है परंतु यह नियम इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालता कि अवस्था परिवर्तन स्वतः होता है या नहीं अथवा परिवर्तन संभव है या नहीं। प्रथम नियम के अनुसार एक प्रकार की ऊर्जा तुल्य मात्रा की दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है परंतु प्रथम नियम यह नहीं बताता है कि उष्मा को बिना अन्यत्र परिवर्तन किए तुल्य मात्रा के कार्य में पूर्णतया परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रथम नियम की इन कमियों को दूर करने के लिए उष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की सहायता से उष्मा के प्रवाह की दिशा, रासायनिक प्रक्रम अपने आप होते हैं, साम्यावस्था प्राप्ति के लिए कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं, इन सब के बारे में पता चलता है। द्वितीय नियम द्वारा उष्मा की अधिकतम मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होती है उसकी गणना भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, स्वतः प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल। तो आपको स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं क्या उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने लास्ट चैप्टर में बताया था कि यदि गैस का प्रसार उसके दाब के अनंत सूक्ष्म कम प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होने दिया जाता है तो प्रसार रिवर्सिबल होता है और किया गया कार्य मैक्सिमम होता है। यदि गैस के दाब और प्रतिरोधी दाब में अंतर अधिक अथवा गैस का प्रसार तेजी से हो तो गैस का प्रसार अनुत्क्रमणीय कहलाता है तथा किया गया कार्य कम होता है। किसी निकाय में बिना किसी बाह्य साधन की सहायता से होने वाले प्रक्रम स्पॉन्टेनियस प्रक्रम या स्वतः कहलाते हैं। यह पाया गया कि प्राकृतिक प्रक्रम जो होते हैं वो स्वतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल जो होता है ऊपर से नीचे की ओर अपने आप बहता है, प्रवाह की दिशा को बिना किसी बाह्य कार्य के विपरीत नहीं कर सकते। उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर अपने आप प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। यदि प्रक्रम को उल्टा किया जाए तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत धारा विभव उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। कॉपर धातु को यदि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डाला जाए तो कॉपर घुल जाता है और जो आपका सिल्वर होता है वो अक्षेपित हो जाता है। एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन में अभिगमन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको भी विपरीत दिशा में यदि कराना है तो उसके लिए हमें यांत्रिक दाब की आवश्यकता होगी। एक गैस का उच्च दाब से निम्न दाब या निर्वात की ओर स्वतः प्रसारित होता है। सभी स्वतः प्रक्रमों से कार्य प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं अतः उत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना में इन प्रक्रमों में कार्य बहुत कम होता है। उष्मागति के जो सेकंड लॉ है उसके लिए डिफरेंट आपके स्टेटमेंट दिए गए थे। तो हम सबसे पहले केल्विन ने क्या स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में पढ़ते हैं। उच्च ताप के उष्मा भंडार से निम्न ताप के उष्मा भंडार को कुछ उष्मा स्थानांतरित किए बिना एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा उसी समय उष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। ये केल्विन ने दिया था। इसको हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, केवल एक उष्मा स्रोत से जुड़े एक तंत्र से एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा परिपार्श्विक पर कुछ कार्य संभव नहीं है। अर्थात यदि कार्य की कंटिन्यूटी आपको चाहिए तो उसके लिए सिंक का होना आवश्यक है। या आप एक और उससे कर सकते हैं, एक तंत्र के किसी भाग अथवा परिपार्श्विक में परिवर्तन हुए बिना उष्मा को तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित करना असंभव होता है। अर्थात किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ग्रहण की गई उष्मा अपने कुछ भाग का हनन किए बिना तुल्य का मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती है। ये तो केल्विन का था। क्लासियस ने भी कुछ दिया था रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत के आधार पर। किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए किसी अन्य बाह्य स्रोत की सहायता प्राप्त न हो, निम्न ताप वाली वस्तु से उष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को प्रदान करना असंभव है। अर्थात उष्मा अपने निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, उष्मा का कार्य में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं।
सामान्य अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा की स्वाभाविक प्रकृति ऊष्मा में परिवर्तित होने की होती है, परंतु ऊष्मा के कार्य में परिवर्तित होने की स्वाभाविक प्रकृति नहीं पाई जाती है। यह परिवर्तन किसी यांत्रिक विधि द्वारा ही संभव है। यह यांत्रिक विधि साधारणतः ऊष्मा इंजन कहलाती है। हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें देखा था कि एक जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है उसमें एनर्जी एब्जॉर्व नहीं होती है, क्योंकि तंत्र और परिपार्श्विक वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, तो इसलिए जो किया गया वर्क होगा वो भी जीरो होगा। माना कि एक गैस तंत्र ऊष्मा अवशोषित करके कुछ प्रसार कार्य करता है। यदि तंत्र पर समान मात्रा में संपीड़न कार्य किया जाए तो ऊष्मा निकलती है, परंतु प्राप्त ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा से कम होती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि अवशोषित हुई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती। अतः ये निश्चित है कि ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसका एक अंश ही कार्य में परिवर्तित होता है। शेष अंश तंत्र के अणुओं की अनियमित गति बढ़ाने में काम आता है। यह अनियमित गति ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। तो ये हमने ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका जो 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें जनरली पूछा जाता है। ऊष्मा के अधिकांश अंश को कार्य में परिवर्तित करने के लिए कार्नो ने चक्रीय प्रक्रम का वर्णन किया, जिसे कार्नो चक्र कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक गैसीय तंत्र लेते हैं। एक भारी और घर्षणहीन पिस्टन युक्त सिलेंडर में एक मूल गैस भरी हुई है। यह एक काल्पनिक ऊष्मा इंजन है जो ऊष्मा को दो भंडार के बीच में कार्य करता है। एक का ताप T2 है जो स्रोत है और दूसरे का ताप T1 है जो सिंक है। वह तंत्र ऊष्मा भंडार अथवा ऊष्मा कुंड कहा जाता है जिसका ताप तंत्र के प्रत्येक भाग में समान होता है। इस तंत्र से कुछ ऊष्मा लेने या देने पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ली जाती है तो वो स्रोत का कार्य करता है, और यदि ऊष्मा दी रहे हैं तो उसे सिंक का कार्य करता है। कार्नोट चक्र जो होता है टोटली 4 भागों में पूर्ण होता है। समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। ये कार्नोट चक्र का जो है आपको डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले इसमें होता है आपका समतापी प्रसार। समतापी प्रसार में तंत्र को T2 ताप वाले स्रोत के संपर्क में रखा जाता है और यहाँ पे Q2 एब्जॉर्ब होती है। गैस का समतापी आप रिवर्सिबल करवा रहे हैं प्रसार V1 से V2 तक, तो संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है, अर्थात जो ऊर्जा परिवर्तन होता है डेल्टा E वो है आपका 0। किया गया कार्य क्या है? W1 है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से Q2 इज इक्वल टू माइनस W1 या W1 इज इक्वल टू माइनस RT2 लॉग V2 अपॉन V1। समतापी प्रसार के बाद भी रुद्धोष्म प्रसार होता है। द्वितीय पद में गैस का उत्क्रमणीय रूप से रुद्धोष्म अवस्था में आयतन V2 से V3 तक प्रसार करते हैं। रुद्धोष्म अवस्था में ना ले सकता है ना हीट दे सकता है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ताप T1 तक घटता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q 0 है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू हो गया आपका W2। हम जानते हैं कि CV स्थिर आयतन पर ऊष्मा दायित्व होती है, वो डेल्टा E अपॉन डेल्टा T V होती है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो CV T1 माइनस T2 डेल्टा E की वैल्यू पुट कर दीजिए। W2 इज इक्वल टू CV T1 माइनस T2। तीसरे पद में समतापी संपीड़न होता है। तृतीय पद में गैस का समतापी संपीड़न आयतन V3 से V4 तक किया जाता है। चूँकि प्रक्रम उत्क्रमणीय और समतापी है तो डेल्टा E इज इक्वल टू T0 हो जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू माइनस W3। तो ये आपका जस्ट इसका रिवर्सिबल होगा RT1 लॉग V4 अपॉन V3। फोर्थ स्टेप में रुद्धोष्म संपीड़न। अंतिम पद में गैस को रुद्धोष्म अवस्था में उत्क्रमणीय रूप से आयतन V4 से V1 तक संपीड़ित करते हैं, तो ताप जो होगा वो T1 से बढ़कर T2 हो जाएगा। Q 0 ही रहेगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू W4 माइनस W4, तो W4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस C1 T1 माइनस T2। इन चारों पदों के बाद भी तंत्र अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यदि किया गया कार्य टोटल W है तो W इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। आप ये चारों वैल्यूज़ W1, W2, W3, W4 की आपने कैलकुलेट की, आप वैल्यूज़ रख दीजिए। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद में इसका जो आएगा वो आएगा माइनस RT2 लॉग V2 अपॉन V1 माइनस RT1 लॉग V4 अपॉन V3। V2 V3 प्रथम रुद्धोष्म रखा है और V4 V1 द्वितीय रुद्धोष्म रखा है। T2 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V3 गामा माइनस 1 और T2 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V4 गामा माइनस 1। दोनों समीकरणों से V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। V2 अपॉन V1 की जगह हमने V3 अपॉन V4 रखा,
तो -RT2 - T1 log V2/V1। यदि संपूर्ण साइकिल में हमने मान लीजिए जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो Q है, तो Q इज इक्वल टू होगी Q2 + Q1। तो Q2 इज इक्वल टू RT2 log V2/V1, Q1 इज इक्वल टू RT1 log V4/V3। वैल्यूज़ रखिए Q की जगह, V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1, V2/V1 रख दीजिए। तो Q इज इक्वल टू RT2 - T1 log V2/V1। इस प्रकार समीकरण 10 और जो 11 दोनों से स्पष्ट होता है कि चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा E जो होता है वो 0 होता है और Q इज इक्वल टू -W। उच्च ताप T2 पर अवशोषित ऊष्मा Q2 तथा किए गए शुद्ध कार्य में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। W इज इक्वल टू -RT2 - T1 log V2/V1 या Q2 इज इक्वल टू RT2 log V2/V1 या W इज इक्वल टू T2 - T1/T2 या T2 - T1/T2 इज लेस देन 1। इट मीन्स W इज लेस देन Q2। इससे स्पष्ट है कि उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित होता है और शेष भाग परिपार्श्विक सिंक जो कि निम्न ताप पर है को दिया जाता है और सिंक में चला जाता है। तो ये हमने पढ़ा कार्नोट साइकिल के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऊष्मा इंजन की दक्षता। किसी ऊष्मा इंजन में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, किसी ऊष्मा इंजन में अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित होता है वह इंजन की दक्षता कहलाता है। गणितीय रूप से हम कह सकते हैं इंजन की दक्षता किए गए कार्य एवं ऊर्जा के उस किए गए कार्य और उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से अवशोषित ऊष्मा का अनुपात है। यदि ईटा इंजन की दक्षता है तो ईटा इज इक्वल टू W/Q2 और W/Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 - T1/T2। इससे स्पष्ट है कि किसी इंजन की दक्षता केवल स्रोत तथा सिंक के तापों पर निर्भर करती है जिनके बीच इंजन कार्य करता है, कार्यकारी पदार्थ पर नहीं। हम पहले बता चुके हैं कि T2 - T1/T2 इज लेस देन 1, तो इंजन की दक्षता होगी हमेशा 100% से कम होगी। तंत्र द्वारा अवशोषित शुद्ध ऊष्मा का मान Q है जो Q2 - Q1 के बराबर है। तो W इज इक्वल टू Q2 - Q1 या ईटा इज इक्वल टू Q2 - Q1/Q2 इज इक्वल टू T2 - T1/T2। उपरोक्त समीकरण प्राप्त करने में माना गया कि संपूर्ण चक्र में प्रत्येक पद उत्क्रमणीय अवस्था में किया गया है ताकि अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सके, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रायोगिक रूप से उत्क्रमणीय अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः इंजन की दक्षता द्वारा दर्शाई गई दक्षता से भी कम है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी इकाई नहीं हो सकती है, अर्थात Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। तो थर्मोडायनेमिक सेकेंड्स में आज हमने डिफरेंट उसके स्टेटमेंट पढ़े, थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ के और कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको पूरा वर्क कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बताया, एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।